एक तरफ आरएसएस भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार है, आदिवासियों को बनवासी कहती है, ये कहीं ना कहीं हमारे एक पहचान के साथ संकट है। और दूसरी वहीं पे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि आदिवासी बनवासी नहीं है, आदिवासी भारत के मूल निवासी है। एक तरफ सरकार बाघ की गिनती करती है, हाथियों की गिनती करती है, कहने का मतलब ऐसे बड़े जानवरों की जो एक्सटिंक्ट हो उनकी गिनती करती है, लेकिन ट्राइबल क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के नज़र में जानवरों से भी बदतर है क्या? उनकी गणना क्यों नहीं होती है? सरना धर्म कोड जब संसद से विधानसभा से पारित हो रहा है वो चुप्पी साध गया है। उन्हीं झारखंडियों की क्या पहचान? 1932 का खतियान, जब 1932 का खतियान विधानसभा में लाया गया वो उस पर मौन रहे। और तो और हेमंत सोरेन जी आज जेल चले गए, उनके बारे में चर्चाएं हैं तो उसमें बाहर चले गए, वो पिकनिक में ही मना रहे थे। कहीं न कहीं शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम के साथ उन्होंने गद्दारी की है, आदिवासियों के साथ उन्होंने गद्दारी की है। मैं निश्चित रूप से, वो मेरे छोटे भाई हैं और सबसे बड़ी बात हो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी और चमरा लिंडा की रणनीति है कि आदिवासी वोटों का बिखराव हो, लेकिन चमरा लिंडा जी अगर आदिवासी हैं, कहने का मतलब उनको ये समझदारी होनी चाहिए कि जिस आदिवासी की वो बात करते रहे हैं, आदिवासी की राजनीति वो करते हैं, लेकिन आदिवासी के लिए राजनीति नहीं करते हैं, आदिवासी मुद्दों के लिए राजनीति नहीं करते हैं। निश्चित रूप से आज भी मैं उनका कहता हूँ मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन जिस छोटे भाई में स्वार्थ आ जाए, जिस छोटे में जिसे कहा जाए समाज के प्रति अगर कोई उदासीनता की बात आ जाए, और सबसे बड़ी बात है मैंने कहा कि अगर लालच और स्वार्थ का उस मिश्रण आ चुका है और कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के गोद में वो खेल के उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँ उन्हें माफ़ कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि मोदी जी तो अब पंचायत चुनाव में भी आएंगे। मोदी जी के चेहरे पर जब लड़ेगा तो आने वाले समय में मोदी जी पंचायत चुनाव में नजर आएंगे। और जहाँ तक पिछली बार भी जब लोकसभा का चुनाव था, उन्होंने झारखंड में लोहरदगा से शुरुआत की है, तो मैं तो बहुत गर्व महसूस करता कि हमारे लोहरदगा के कार्यकर्ता, लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता से इतना खौफ है आरएसएस को, भाजपा को, मोदी सरकार को कि अपने चुनाव के जो पहला जो शुरुआत होती है वो लोहरदगा से होती है। तो हमारे आम जनों के कार्यकर्ताओं का खौफ है मोदी जी के चेहरे पे। ये मोदी का बी टीम है ये चमरा लिंडा, और उसी प्रकार भावनात्मक मुद्दों से खेल के जनता को कहीं न कहीं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके भावनाओं से खेल रहे हैं। उसका नतीजा कि बिशुनपुर में जो 30 गाँव जो बाइकआउट कर रहे हैं, ये समझ सकते हैं चमरा लिंडा की कार्य करने की शैली क्या है, बहुत स्पष्ट है। हमारी जनमन चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है और हम लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। काफ़ी जनता से भी हमने बातचीत कर ली है। फिलहाल इस यात्रा में आज हमारे साथ इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव भगत जी हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं चुनावी मुद्दों पे। सर, सबसे पहले तो जोहार। जोहार जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद जनता जी। सर, एक बात बताइए, किसी भी प्रत्याशी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम जनता के बीच जाएं तो किन मुद्दों पे बातचीत करें, किन मुद्दों को लेकर हम कहें कि भैया हमको वोट दे दो। आपके क्या मुद्दे हैं सर? जनता के बीच क्या बोल के वोट मांग रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जब लोकसभा का जो चुनाव है और पूरे देश के पैमाने पे देखें तो संविधान बचाने की बात है, लोकतंत्र बचाने की बात है। और जिस प्रकार मोदी सरकार ने पूरी लोकतंत्र का, संविधान का, लोकतांत्रिक पद्धतियों का मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपहरण कर रखा है। और इसलिए और जो जातीयता जो फैला कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, एक जातीय उन्माद कह सके हैं, तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से नफ़रत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने यात्रा के माध्यम से ये पैगाम देने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से ये चुनाव महागठबंधन इस रूप में लड़ रही है कि हमें लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के पैमाने पे। लेकिन जहाँ तक लोहरदगा संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये एक एसटी के लिए रिजर्व सीट है, और जाहिर सी बात है कि मैं स्वयं जब उड़ाव हूँ तो मेरा दायित्व तो बनता है कि आदिवासी मसलों पे बहुत ही मुखरता से उन बातों को मैं रखूं, और जब मैं संसद में जाऊं तो उन बातों को प्रमुखता से रखूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है आदिवासी अस्मिता,
आदिवासी पहचान, जिसको हम कह सकते हैं ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल रिलीजियस से हमारे आइडेंटिटी की बात हम कर रहे हैं। क्योंकि एक जो सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार है, आदिवासियों को बनवासी कहती है। ये कहीं ना कहीं हमारे एक पहचान के साथ संकट है। और दूसरी ओर वहीं पे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि आदिवासी बनवासी नहीं है, आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं। सबसे जो हमारे संसाधन जो है उसमें पहला हक किसी का बनता है, आदिवासियों को बनता है। और तो और मैं समझता हूँ ओवैसी जी ने भी ये कहा कि भारत के मूल निवासी आदिवासी हैं। तो हर लोग मानते हैं सिवा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को छोड़ के। बीजेपी के तो अपने शब्द हैं, कुछ ना कुछ आदिवासियों को बोल ही देती है। लेकिन आप जब आदिवासी, जिसे आपने कहा कि आदिवासी सीट है, आदिवासी ही प्रत्याशी है यहाँ पे, और लोहरदगा में 60% आबादी जो है वो ट्राइबल है, आदिवासी है, तो क्या आप जब जा रहे हैं लोगों के बीच, तो ये सरना धर्म कोड के मामले पे क्या बोल रहे हैं सर? क्योंकि ये बड़ा इलाका जो है, ये बड़ा इलाका ये कब से मांग कर रहा है कि हमें सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। लोहरदगा के लोग काफ़ी इस पे जागरूक है, रैलियां कर चुके हैं। तो क्या ये वादा रहेगा सर कि हम जब आ जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, तो ये धर्म कोड के लिए हम केंद्र में बातचीत करेंगे? निश्चित रूप से सुनीता जी, आपने बहुत ही संवेदनशील और हमारे दिल की बात कही है। क्योंकि मैं लगातार, जहाँ तक सरना धर्म कोड की बात है, ये हमने कहा कि एक धार्मिक पहचान जिसे कहा है, भारत के हम नागरिक हैं और एक संवैधानिक अधिकार है। अगर आर्टिकल 15 से लेकर 29 तक में देखें तो वो सारे प्रावधान संविधान में हैं। और एक तरफ जब लगातार हम सरना धर्म कोड की मांग करते हैं और विधानसभा में, जब यहाँ विधानसभा में मैं पहला व्यक्ति था, विधानसभा में मैंने सरना धर्म कोड के बात सबसे पहले मैंने उठाया था विधानसभा में। और निश्चित रूप से जब झारखंड सरकार हमारे हेमंत जो के नेतृत्व में सरना धर्म कोड संसद से पारित करने के बाद, बंगाल से पारित करने के बाद जब केंद्र को भेजा गया, ये सरकार उस पर मौन हो गई। और सबसे दुखद स्थिति ये है कि अन्य कॉलम में जहां हम सरना धर्म अपना लिखते थे जनगणना कॉलम में, उसको भी उन्होंने बंद कर रखा है। एक सबसे विडंबना तो ये है कि एक तरफ सरकार बाघ की गिनती करती है, हाथियों की गिनती करती है, कहने का मतलब ऐसे बड़े जानवरों की जो एक्सटिंक्ट हो उनकी गिनती करती है, लेकिन ट्राइबल क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के नज़र में जानवरों से भी बदतर है क्या? उनकी गणना क्यों नहीं होती है? जबकि हमसे कम जनसंख्या वाले सिख हैं, हमसे कम जनसंख्या वाले जैन हैं, हमसे कम जनसंख्या वाले बौद्ध हैं। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है। और मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि मैं संसद में सबसे पहला मेरा प्रश्न, अगर मैं जीत के जाता हूं, अगर हमें जनादेश मिलता है मेरे पक्ष में, अगर महागठबंधन के पक्ष में जनादेश होता है, तो संसद में मेरा जो पहला प्रश्न होगा वो सरना धर्म कोड के बारे होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया सर। सर एक बात बताइए कि इंडिया गठबंधन जहां पे मिलजुल के रहने की बात करती है, एकता की बात करती है, वहीं गठबंधन के ही लोग जब बागी तेवर में आ जाए और अपने ही टीम के लोगों को हराने की कोशिश में लग जाए, तब ये गठबंधन का जो नियम कानून है वो क्या कहता है सर? मतलब बागी नेताओं के लिए क्या रणनीतियाँ बना रहे हैं आप लोग? देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में आप किसी भी दल के साथ, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, उसकी अपनी परंपरा होती है, उसकी अपना अनुशासन होता है। और मैं जान रहा हूँ कि आप जिनकी इंगित कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिन्होंने अपना नामांकन किया है, 15 सालों में 3 बार के विधायक हैं, उन्होंने अपने विधानसभा में उनकी उपस्थिति 28 दिन की रही है, मौन रहे, विधानसभा में मौन रहे। और जो सबसे प्रमुख मुद्दे रहे, आदिवासी मसलों के जो मुद्दे रहे, सरना धर्म कोड जब संसद से, विधानसभा से पारित हो रहा है, वो चुप्पी साध गए। उन्हीं झारखंडियों की क्या पहचान? 1932 का खतियान, जब 1932 का खतियान विधानसभा में लाया गया, वो उस पर मौन रहे। और तो और हेमंत सोरेन जी आज जेल चले गए, उनके बारे में जो चर्चाएं हैं तो उसमें बाहर चले गए, वो पिकनिक में ही मना रहे थे। तो एक मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये कहीं न कहीं शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम के साथ उन्होंने गद्दारी की है, आदिवासियों के साथ उन्होंने गद्दारी की है। मैं निश्चित रूप से, वो मेरे छोटे भाई हैं और सबसे बड़ी बात हो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं महागठबंधन को कम करने का वो प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो जिसे कहा जाए ना कि कुछ लोग जैसे राजनीतिक सुपारी वो लिए हुए हैं कि महागठबंधन को वो कम करें।
सर उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जब जब चमरादाब अब तक 3 बार वो कोशिश कर चुके हैं कि हम सांसद बने, 3 बार चुनाव लड़ा है उन्होंने, जब जब उन्होंने कोशिश की है तब तब बीजेपी सीट से निकली है। क्या लग रहा है वही कोशिश में लगे हैं क्या चमरादा इस साल भी? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी और चमरा लिंडा की रणनीति है कि आदिवासी वोटों का बिखराव हो, लेकिन चमरा लिंडा जी अगर आदिवासी हैं, कहने का मतलब उनको ये समझदारी होनी चाहिए कि जिस आदिवासी की वो बात करते रहे हैं, आदिवासी की राजनीति वो करते हैं, लेकिन आदिवासी के लिए राजनीति नहीं करते हैं, आदिवासी मुद्दों के लिए राजनीति नहीं करते हैं। आदिवासी बहुत जागरूक ये हमारे समुदाय है, वो इन चीज़ों को देख रही है और मैं समझता हूँ ये चुनाव उनके लिए, चमरा लिंडा के लिए वाटरलू साबित होने जा रहा है। मैं आज आपको आश्वस्त आपने छोटा भाई कहा है तो छोटे भाई को थोड़ा कुछ ज्ञान दे देते सर, समझा लेते। देखिए मैं समझता हूँ कि जो छोटे, निश्चित रूप से आज भी मैं उनका कहता हूँ मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन जिस छोटे भाई में स्वार्थ आ जाए, जिस छोटे में जिसे कहा जाए समाज के प्रति अगर कोई उदासीनता की बात आ जाए, और सबसे बड़ी बात है मैंने कहा कि अगर लालच और स्वार्थ का उसमें मिश्रण आ चुका है और कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के गोद में वो खेल के उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा उन्हें माफ़ कर दिया जाए। लेकिन एक बात कर रहे हैं, जनता और आदिवासी समाज जो है माफ़ नहीं करेगी और जेएमएम उन्हें माफ़ नहीं करेंगी। और आज मेरे एक भाई हेमंत सोरेन जेल में है षड्यंत्र के तहत, उनके संघर्ष का साथी नहीं बन के हेमंत सोरेन झुके नहीं, जेल में चले गए। ये हमारे आदिवासी और झारखंड के पहचान है। लेकिन चमरा लिंडा जी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी गोद में चले गए, ऐसी कौन सी परिस्थिति है? लेकिन जनता ये तो पब्लिक के सब जानती है। लेकिन पार्टी कुछ बागी नेताओं के लिए कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सर? बस एक बार स्टेटमेंट आया था कि हम कार्रवाई करेंगे, पार्टी से निकालना या फिर कुछ दंड के स्वरूप उनके कार्रवाई करना, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा स्टेटमेंट, कुछ प्रक्रियाएं होती है, वो प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी और कार्रवाई होगी। उन्होंने आश्वस्त किया, जेएमएम के लोगों ने आश्वस्त किया है, और जब भी बातें होंगी, आज हमारे प्रभारी जी भी आ रहे हैं, उस पर बातें होंगी, कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई तो लोकतंत्र में जनता करेगी, मैं आपका, और जनता उन पे कार्रवाई करेगी, उन्हें समझ में आ जाएगी ये बात। सर एक आज चमरादा की भंडरा में बहुत बड़ी रैली है, कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में ट्राइबल आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये भीड़ से इंडिया महागठबंधन को नुकसान होगा? देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमारे बोले रहे कि झारखंड के लोग और आदिवासी लोग बहुत सीधे साधे हैं। मैं समझता हूँ बरगला के किन्हें झूठ बोल के बहुत सारी चीज़ें लाई जाती हैं, लेकिन आप देख लीजिए जैसा उन्होंने कहा, जो दावा किया है उसका बस होता 25% भी लोग वहाँ पे नहीं आएंगे। और आज आना फैक्टर नहीं होता, भीड़ वोट नहीं होता है, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन जनता, मैं जहाँ भी गया हूँ, जनता उन्हें नकार रही है, जनता उनका प्रवेश निषेध की है, और मैंने कहा कि 13 तारीख को आप देखेंगे जनता उसे कैसे उन्हें नकारेगी। सर मोदी जी आ रहे हैं इस इलाके में प्रचार के लिए, ये भी एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि आरएसएस का भी गढ़ बनता जा रहा है ये लोहरदगा का जो इलाका है। क्या लगता है इससे भी थोड़ा सा नुकसान होगा? मोदी जी बड़े फेस हैं। मैं समझता हूँ कि मोदी जी तो अब पंचायत चुनाव में भी आएंगे। मोदी जी के चेहरे पर जब लड़ेगा तो आने वाले समय में मोदी जी पंचायत चुनाव में नजर आएंगे। और जहाँ तक पिछली बार भी जब लोकसभा का चुनाव था, उन्होंने झारखंड में लोहरदगा से शुरुआत की है, तो मैं तो बहुत गर्व महसूस करता कि हमारे लोहरदगा के कार्यकर्ता, लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता से इतना खौफ है आरएसएस को, भाजपा को, मोदी सरकार को, कि अपने चुनाव के जो पहला जो शुरुआत होती है वो लोहरदगा से होती है। तो हमारे आम जनों के कार्यकर्ताओं का खौफ है मोदी जी के चेहरे पे। अरे सर एक बात बताइए कि हम आपके संसदीय क्षेत्र में अभी 4-5 दिन से घूम रहे हैं, 1-2 इलाके हमें ऐसे मिले हैं जहाँ पे लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम किसी नेता को वोट नहीं करेंगे, लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं। सरांगो का इलाका है, कम से कम 30 गांव हैं जो इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। सर उन इलाकों में आप गए हैं, कुछ बातचीत हो रही है क्या? मैं आपको बता दूं, पहली बात तो मैं उन लोग से अपील करूंगा, बहिष्कार किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये लोकतंत्र के महापर्व के माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। लेकिन आपको यही मैं बता रहा हूँ, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वो माननीय विधायक चमरा लिंडा जी का क्षेत्र है, और 15 साल से वो वहाँ के विधायक रहे हैं। तो आप स्थिति सोच रहे हैं, और वो भी कहाँ पे, जो पहाड़ी इलाकों में है, एक बुनियादी चीज़ है।
तो कितने जनता के प्रति वो कितने उदासीन है। मैं समझता हूँ ये मोदी का बी टीम है ये चमड़ा लिंडा, और उसी प्रकार भावनात्मक मुद्दों से खेल के जनता को कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके भावनाओं से खेल रहे हैं। उसका नतीजा है कि बिशुनपुर में जो 30 गांव जो बाइकआउट कर रहे हैं, ये समझ सकते हैं चमड़ा लिंडा की कार्य करने की शैली क्या है, बहुत स्पष्ट है। सर 19 साल का आपका लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, विधायक से लेकर आप इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक रहे हैं। ये नई जिम्मेदारी सर जैसे आपको मिली, कैसे इसको ले रहे हैं, क्या रणनीतियाँ आपने बनाई हैं? सबसे पहली बात तो मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। हमारा दायित्व तो बनता है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, सत्य, अहिंसा, और सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है। उस विचारधारा को हम संवाहक बने, उससे आगे लेके जाएं, वो बहुत बड़ी बात है। और आज भी मेरे लिए राहुल गांधी जी बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। उनका संघर्ष, उनका आत्मविश्वास, और सबसे बड़ी बात है जन भावनाओं को समझने की उनकी जो अभिलाषा है, और उसके साथ साथ वो कभी डरो मत की जो बात करते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। वो आज भी मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत काम करती है। वो लेके मैं जनता के बीच जाता हूँ। फ़िलहाल बहुत सारे लोग दादा के आंगन में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे बातचीत करने के लिए। जनता यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ के साथ सुबह ही आई है। ज़्यादा समय हम वक्त नहीं लेंगे दादा का। दादा, आखिरी सवाल, अगर जीतते हैं, फिर से हम कहेंगे अगर आप जीतते हैं तो क्या सरना धर्म कोड की बात होगी? आपने पहली बार कहा कि हम पहले ही बार जब जैसे ही संसद में पहला जो भी होगा हम उसमें बात करेंगे, लेकिन हम जनता के लिए फिर से ये कहना चाहेंगे क्योंकि पूरे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये सरना धर्म कोड। एक स्टेटमेंट हम आपसे ज़रूर चाहेंगे दादा कि जीतने के बाद क्या पहला काम आपका यही होगा? निश्चित रूप से जिस प्रकार मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि झारखंड विधानसभा में पहला सरना धर्म कोड के बारे किसी ने प्रश्न उठाया तो मैं सुखदेव भगत रहा हूँ। और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संसद में मेरा पहला जो प्रश्न होगा निश्चित रूप से सरना धर्म कोड ही होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और ये मैं आपको, आप स्वयं देखेंगे कि जो मैंने कहा वो मैं करूंगा। सरना धर्म कोड मेरा पहला प्रश्न कोड होगा संसद में, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। बिल्कुल, देखिए ये सवाल हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आदिवासी सीट है, आदिवासी प्रत्याशी है यहाँ से, और जितने यहाँ के आदिवासी हैं मुझे लगता है कि सबसे पहला मांग उनका ये है कि हमें धर्म कोड मिल जाए तो हमारी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी, बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। और दादा से यही आश्वस्त होने के लिए हम इनसे मुलाकात करने आए हैं। चुनावी भ्रमण में हैं, हम जनताओं से भी बात कर चुके हैं, दादा से भी बात कर चुके हैं। और देखिए दादा ने आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जीतने के बाद संसद में हमारा पहला प्रश्न सरना धर्म कोड ही होगा। जितने प्रत्याशी हैं सब अपने दमखम लगा रहे, उम्मीद है आप भी अच्छा यहाँ पे करके निकले और जो जनता की मांग है, जो जनता के प्रश्न है, सवाल है, मुखरता के साथ केंद्र में जाके उठाए। फिलहाल सुखदेव दा हमारे साथ थे, बहुत कीमती समय इन्होंने हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जोहार, धन्यवाद आप सबों को। हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे कि जो बचे इलाके हैं लोहरदगा लोकसभा सीट के, हम वहाँ भी जाए, वहाँ के लोगों से बातचीत करें। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।